वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जनाब आज के मेरे मेहमान जो मेरे मेहमान हैं उनसे बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं, बड़े अच्छे जो हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पर भी जो है अपना एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे लोग हैं उनको लगता है कि ये कोई अपना अपना सा है, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए काम करता है, ये जो बात कर रहा है ये मेरी बात है। और इस तरह किसी से रिलेट कर जाना और लोगों के दिलों की बातों को अपनी ज़बान से कह देना और उनके मसाइल को समझना, मुझे लगता है ये कुछ कुछ लोगों का काम होता है। और जो ये काम कर लेते हैं वो फिर अवामी लीडर बनते हैं या अवाम के लिए सर्व करते हैं। और इसके पीछे बहुत लंबी जद्दोजहद और सबसे बढ़कर एक खालिस नीयत जो है वो ज़रूर है। वो एक्टिव हैं तो वो बुला लेते हैं। और उसमें अभी मेरी मुलाकात हुई थी पिछले महीने, इश्तियाक साहब भी थे, तो बड़ी बातें उनसे आगे के लिए पार्टी के रिवाइवल के लिए हुई हैं। और यंग ब्लड हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक हैंडीकैप भी है कि अभी वो इतने तजर्बेकार नहीं है जो उनकी वालदा या उनके नाना थे। लेकिन वक्त के साथ कि उनकी बीवी भी जब आई थी तो वो बिल्कुल नापुख्ता थी और एकदम से जिम्मेदारी उनके वालिद ने उनको दे दी थी और उन्होंने खूब निभाया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी, आपने जो है वो ट्रेवल भी किया बीबी के साथ, आप बहुत अरसा उनके साथ काम करते रहे और वो डिस्कस भी करती थी आपके साथ चीज़ें। अब जब आप बिलावल साहब के साथ आप बैठते हैं, उनके साथ जब आपके बिलावल के साथ आपकी मीटिंग्स होती हैं, तो आपको लगता है कि जिस तरह उनका अंदाज़ था, जैसे वो आइडिया कंसीव करती थी, वो बात करती थी, वो चीज़ों को प्लान करती थी, ये भी उसी तरह चीज़ें करते हैं? कहीं ना कहीं वो होती है ना, आपको उस माँ की का बेटा है तो कहीं ना कहीं खून तो वही है, तो वो लोगों में मिलना जुलना, मिक्स होना, मना करने के बावजूद लियारी पहुँच जाना, अगर कोई अस्पतालों में ज़ख्मी है तो वहाँ पे पहुँच जाना उनके साथ, और वर्कर्स के साथ गरीब जो हैं घुलना मिलने की तो वो आदत है। हालांकि हमारे सिक्योरिटी वाले उन्हें काफ़ी रोकते हैं, मना करते हैं, क्योंकि जो हादसात फैमिली में हुए वो आपके हमारे सामने हैं, लेकिन एक अवामी लीडर की जरासीम पूरे उनमें है। हाँ, लेकिन ये है कि बीबी का काम करने का अंदाज एक डिफरेंट था। और बीबी के साथ हमने जब काम किया है तो उनके यहाँ अबव एवरेज कम से कम रिक्वायरमेंट होती थी। ओके, अबव एवरेज कम से कम। हाँ, बिलो एवरेज के साथ तो काम ही नहीं कर सकती थी। और हम लोगों को 24 घंटे में ये ऑन टोज होते थे हम। मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा कि उनके साथ सफ़र जब करते थे 15-16 ट्रिप करे, तो 14 में शायद वो मुझे लेके गई थी। इंग्लैंड का था जब मार्गरेट थैचर्स थी, और मोरक्को के 2 विज़िट किए थे, वहाँ के किंग की बेटी की शादी थी, फिर कोरिया गई थी, जापान गई थी, तुर्कमेनिस्तान 2 बार गई, बहुत जगह पे गई, सब जगह मुझे साथ लेके गई थी। उनका तरीका ये होता है कि वो रात को आती थी, दिन भर का काम ख़त्म करके कोशिश करती कि रात की फ़्लाइट लें चकलाला से, VIP प्लेन जो प्राइम मिनिस्टर का होता था। हमें एक टाइम होता था कि वहाँ पहुँच जाएँ। वो हमारे साथ पुराने लोगों में शायरी रमान है और उस आलम होती थी, ये लोग सब साथ, उनकी बीवी की दोस्त नाहिद खान थी, वो साथ होती थी। और तमाम मिनिस्टर्स जो थे, जो मेन चीदा इकॉनमी वाला के हैं, फॉरेन मिनिस्टर वो होते थे। बाकी हम लोग होते थे। खान साहिबा से तो बड़ी अच्छी उनकी वो एक बहुत ज़्यादा थी, बड़ा अच्छा साथ में हम होते थे। वो आती थी प्लेन में, हमारे सेक्शन में आई, हेलो डॉक्टर बेग, हेलो दिस, हेलो जावेद, हेलो दिस, और फिर कहने लगे कि नाश्ते पे मिलेंगे। हमसे बात की जैसे उन्होंने की जी मोरक्को जा रहे हैं, तो जी हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, क्या उनको हम ट्रेड कैसे बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, शुगर मिल और सीमेंट मिल अगर हम सप्लाई कर दें उनको डेफर्ड पेमेंट पे, और उधर से जॉइंट वेंचर को, यानी अब उन्होंने कहा कि आप बनाएं रिपोर्ट और सुबह नाश्ते पे मिलेंगे। अब हमने तो टाई सोचा था ये जाएं तो हम टाई उतारें तो रात को सोएं, अब आप उसमें फिर शुरू हो गए, तमाम पूरा आपने बनाया। तो सुबह मिलिट्री सेक्रेटरी आता था कि जी मैडम बुला रही हैं। अच्छा, मतलब उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि बड़े बड़े लोग जो है, ये बात नहीं कि वो डरते थे या खौफ खाते थे, बट उनको ये पता था कि वो खुद इतनी टारगेट अचीविंग खातून हैं
कि जो उनके साथ काम कर सकता है वही चल सकता है, अदरवाइज लोग जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। खौफ दबदबा एक अलग चीज़ है, लेकिन टीम को साथ लेके चलना और बेहतरी की तरफ आना, ये क्वालिटीज़ जो हैं वो शायद बड़े कम लोगों में होती है, और उनमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो मौजूद थी कि खुद भी करूं और दूसरों से भी काम करवाऊं। फिर सुबह जब हम उन्हें देते थे तो उसको हाइलाइटर एक येलो रंग का होता था उनके पास। अच्छा। हमारी सब चीज़ों में जो उनको पसंद आती थी उनको हाईलाइट कर लेती थी। हाँ वो यस, अच्छा अच्छा, हाँ गुड गुड, सबको बुला के नाचते के टेबल पे। फिर हम देखते थे कि जब वो उतर के तकरीरें करती थी तो पता चला ये तो मेरे पॉइंट्स थे तो आप भी पॉइंट, सबको मिला के अपना भी उनका होता था। तो वो इंगेज करती थी उन लोगों को जो उस फील्ड के होते थे, जिनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती थी, अच्छी इंग्लिश बोलने वाले, अच्छे इंग्लिश लिखने वाले, अच्छे कपड़े पहनने वाले, वेल ड्रेस्ड पीपल, उनकी पसंद थे। अच्छा। हाँ, ख़ास तौर से वो शैबी ड्रेस या खूबसूरती की दिलदादा थी, उनकी एक वो बड़ी परफेक्शन थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब बीबी आई थी इज़राइल के बाद, तो मेरी कैप पहन के उतरी थी, यहाँ लिखा था, क्योंकि उन्होंने मुझे NA-250 का जॉइंट कैंडिडेट बनाया था। मुस्लिम लीग नून के भी तरफ से था, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पैनाफ्लेक्स में शेर का निशान भी था और तीर का निशान भी था। अच्छा, तो जीतना अपने ही था यानी। जी बिल्कुल, इनकी बड़ी मुझ पे, बल्कि आखिरी मैसेज बीबी का जो SMS आया हादसे से चंद मिनट पहले कह लें, घंटा तो नहीं था, मैं एक इलेक्शन कैंपेन में था। अच्छा, आप वहाँ नहीं थे, आप पिंडी में नहीं? मैं इलेक्शन कैंपेन थी NA-250 के, मैं जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, इलेक्शन कैंपेन थी। तो उन्होंने लिखा, आई होप यू आर हैप्पी, यू मस्ट विन दिस इलेक्शन, बेस्ट विशेस, गुड लक बीबी। तो हमारे लिए तो ये बहुत होता था। तो उसके बाद फिर एक इंडिविजुअल को वो याद रखती थी अपने फोन से, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ के कहने पे नवाज शरीफ से कह के सलीम जिया को मेरे हक में विड्रॉ कराया था। और फिर जुल्फ़िकार कायम खानी जो हमारे कैंडिडेट थे सूबाई के, उसको हटा के सलीम जिया को सूबाई में मेरे साथ टीम बनाई थी, और नेशनल असेंबली में कोई नहीं रखा था मेरे अलावा। बहरहाल तो जब आपको खबर मिली कि खबर के ही मैं बतलाने चाह रहा था, तो फिर उस वक्त वो क्या था, आपने कहा होगा अभी तो मेरे पास मैसेज आया था, आपने क्योंकि जिक्र किया कुछ मिनटों पहले की ये बात। वो मैसेज जरदारी साहब ने मुझे कई हफ्तों के बाद भेजा और लिखा है कि आप उन खुशनसीबों में से हैं कि आखिरी बीबी का मैसेज आपके पास था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें पता, बीबी आपको बड़ा कदर करती थी, हमारे साथ भी आप इस तरह से वगैरह वगैरह। तो आज का प्रोग्राम तो माशियत पे और CPAC पे क्या सोचे थे, कहाँ हम निकल गए, लेकिन यही प्रोग्राम की खूबसूरती होती है कि जिस धारे में प्रोग्राम नेचुरल चल रहा है उस पर दिल से बात करते जाएँ, और वो नाजरीन को भी और व्यूवर्स को भी पसंद आता है। तो जब मैं फ़ारूक मज़ार SGS की मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके घर में बहुत बड़ा लॉन है, वहाँ पे एक जलसा हो रहा था, कॉर्नर मीटिंग थी डिफेंस के और क्रिप्टन के लोगों की। सही। तो एक डॉक्टर हैं भुट्टो साहब, आगा खान है, वो भागे हुए मेरे पास आए, मैं तकरीर कर रहा था, कहने मुझे बात करनी। तो मैंने कहा 2 मिनट रुक जाए, मैं बात, कहते नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, कहते हैं बीबी इज नो मोर विद अस। तो मैंने उनसे कहा टीवी लगाएं फ़ारूक मज़र से, और ड्राइंग रूम की तरफ, और मेरे साथ जितने लोग थे हमारे वर्कर्स PSF के, वो सब भागे। और जब हमने देखा टीवी में तो वहाँ पे ये सब अस्पताल से वो जो खबर थी, बुरी खबर वो थी। मैंने जलसे को तो ख़त्म करा और फिर मैं भागा ग्लोबल हाउस। वहाँ इस अरसे में हमारी सेनेटर, लड़कियाँ, लेडीज़ जो MPA थी, MNAs थी, वो चिमट के हमसे रो रही थी जैसे एक फैमिली का कोई चला गया, और हम भी रो रहे थे। उसके बाद मुझे कहा उन्होंने कि जी सुबह गड़ी खुदा बख्श में बरियल है, चार्टर प्लेन करना है। मेरे ताल्लुकात थे दुबई वगैरह में, मैंने कहा अच्छा, मैंने वहाँ से मिलाया कि कौन सा प्लेन मंगा के हम सब साथ जाएंगे, कौन कौन जाते हैं, वो लिस्ट वगैरह बन रही थी। उनकी बहन आ रही थी सनम भुट्टो लंदन से, उनको भी उसी प्लेन में हमने बैठाना था, हालांकि उनकी फ़्लाइट पर लेट हो गई, तो बाद में वो गवर्नर के जहाज़ में आई, हम चले गए थे। तमाम लीडर जितने थे, अमीन फ़हीम थे, रज़ा रब्बानी थे, जितने भी थे तमाम। तो फिर आगे आगों का समंदर हो गया, रात में सब जलाने शुरू कर दिए। वो दिन तो बहुत तकलीफ, हम जहाँ जाते थे हमारे
वर्कर्स थे, हम उनसे कहते थे ये क्यों कर रहे हो, ये नहीं करो। वो कहते हैं कि सर हमें जला दें आप, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, क्या कुछ हो गया, क्यों हो गया। जब आदमी जज्बाती होता है तो सोचने समझने की सलाहियतें लेकिन बड़ी कम हो मैं जाती आपसे ये जानना चाहूँगी, यकीनन जो हादसा था वो तो इतना बड़ा था कि हर आंख अश्कबार हुई, हर शख्स रोया, हर शख्स परेशान हुआ, लेकिन जो उस दिन नुकसान हुआ वो भी शायद कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया होगा पाकिस्तान में इस तरह का। इवन के लोगों के साथ भी बड़ी बदसलूकी की गई, ख़वातीन के साथ बड़ी बदसलूकी की गई, और ये एक दिन नहीं, 1 से 2 दिन पूरी सड़कों पर गाड़ियों को जला दिया गया, हाईवेज पर भी ये हाल था। उसके बाद आप लोगों की वक्त हुकूमत, दौरे हुकूमत जी बिल्कुल, और तो हमने आप लोगों ने बाद में फिर कुछ समझाया। हमने गिजरी में जब जैसे वो दुकानें लूट रहे थे, मैंने कहा यहाँ से तो राशन आता तुम्हारा, तो इसको तुम जला रहे हो, राशन को जलाओगे अपने। तो फिर उनके समझ में आई, माफ़ कीजिएगा, लीडर्स तो यही कर सकते हैं कि अपनी विजन से उनको समझ। तो वर्कर तो जज्बाती होता है, उनका सबसे बड़ा असासा लुट गया, कैसे लुट गया, क्यों लुट गया, किसने लूट लिया, अभी उन्हें क्लियर नहीं है। तो ये थी। फिर हम सुबह के प्लेन में वहाँ पहुँचे, घड़ी खुदा बख्श में बीबी का बरियल था, और वो मुझे सबसे हैवी लगा जब बीबी की मैंने लाश को कंधा दिया। बल्कि मुझे याद है कि स्वयं में नवाज शरीफ साहब आए थे, क्योंकि उस दिन जरदारी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान खप्पे बोल के लोगों को ठंडा किया था, तो उस दिन उन्होंने कहा था ना आए, तीसरे दिन आए थे वो। तो हम लोग वहीं पे थे घड़ी खुदा बख्श में, तो मुझसे कहा गया कि इन्हें ले जा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब। तो हम लेके गए मज़ार पे, तो मेरे यहाँ हाथ रख के कहने लगे मुझे खुशी है कि मैंने अपनी बहन की एक बात मानी। मुझे तो पता ही नहीं था, हम रो रहे थे हम। मैंने कहा क्या बात थी जी? कहते हैं आपके लिए कहा था कि जॉइंट कैंडिडेट एक खड़ा करेंगे, जिससे पाकिस्तान में ये मैसेज आए कि हम जमहूरियत की जद्दोजहद में एक हैं, दोनों बड़ी पार्टियां, और आपका इंतखाब था। बस फिर मेरा तो आंसू जो थे वो, आपको ये पता भी नहीं कि आपके पीछे इस तरह की एफर्ट आपके लिए की गई मुझे है। नहीं पता था ना, उन्होंने बताया। बट ये कहा कि जी आप इस कैंडिडेट हैं, जॉइंट हमारे, ये वो। बट रैशनल क्या था, और फिर जिनसे इतने बड़े वजीर आज़म जब इस वक्त हमारे, उनसे बात की और उनको याद रहा, ये मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है। तारीख कैसा है ये। वेरी ट्रू। अच्छा, मैं अगर आपसे एक चीज़ पूछूं, डेफिनेटली वो चीज़ इन प्रोसेस होगी, लेकिन मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिल में ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी शख्सियत को हमसे छीन लिया गया, दिन दिहाड़े आके कोई इस तरह बीबी को शहीद कर गया, फिर दौरे हुकूमत भी रहा, फिर दूसरी पार्टी भी आई, अभी तक हम उनको सज़ा तक क्यों नहीं पहुंचा सके? देखिए ये सवाल मेरा वर्कर भी मुझसे पूछता है, दामन पकड़ के पूछता है। बिल्कुल पूछेगा भी, उसका हक बनता है सवाल, और उसका हक बनता है बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात बतलाऊं कि जो इतने बड़े सियासी कत्ल होते हैं, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका में जहाँ की सबसे बड़ी CIA पेंटागन, उसका नहीं पता चल सका जो कातिल था ऑसवाल्ड, उसको दूसरे ने मारा, फिर तीसरे ने मारा। एक लियाकत अली मोहम्मद, लियाकत अली जो हमारे वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, कैसे कत्ल कर दिए गए। तो इस तरह के जो सियासी कत्ल होते हैं उनको बहुत मुश्किल से सुराग निकालना होता है। लेकिन जहाँ तक थोड़ा बहुत पड़ा है वो ये है कि मसूद ट्राइब के लोग थे, उस वक्त के तालिबान के हेड थे, उस वक्त का तालिबान और अलकायदा एक थे, तो वो एक कड़ी। ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। अब बाकी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि उन कातिलों का सुराग मिल जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बट हाँ, ये एक हकीकत है कि ये सवाल हर वर्कर की ज़बान पे है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा हर वो शख्स जो बीबी से मोहब्बत करता था, वो ये जानना चाहता है कि आखिर अब तक उनको फांसी के फंदे तक क्यों नहीं पहुँचाया गया। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज जो हैं वो दिल की बातें हो रही थी कि जब आपका अपना प्यारा आपका लीडर इस दुनिया से चला जाता है तो फिर आप किस तरह उसको मिस करते हैं और जो सफ़र जो वक्त आपने उसके साथ गुजारा होता है उसकी कुछ खूबसूरत चंद यादें, कुछ सीधा बातें ही। डेफिनेटली वक्त की कमी है जो मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने जो वक्त उनके साथ गुजारा, जो एक्सपीरियंस था वो हमारे साथ शेयर किया। आज इनको यहाँ हमने बुलाया क्योंकि पाकिस्तान में इसको मुआशी हवाले से जो है मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं और अल्लाह कामयाब भी करे। और उससे बढ़कर चाहे दहशत गर्दी की बात हो, चाहे मुल्की हालात की बात हो, या जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो जो हम पर हमारी LOC पर जो है बिला इश्तियाल फायरिंग कर रहा है, पिछले दिनों भी कुछ जो है फौजी उनको शहीद किया गया, उनको जो शटअप कॉल देनी है, इन तमाम चीज़ों पर हमारी सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर है। ये बड़ी अच्छी और बेहतर चीज़ें होती हैं। तो इख्तियार बेग साहब, आपको क्या लगता है कि ये एक जगह पर जमा हो जाना, अवाम सपोर्ट करती है और सियासी और अस्करी क़यादत बेहतर फ़ैसले करती है, तो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम एक अच्छा बेहतर पाकिस्तान देखेंगे? कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस वक्त पाइपलाइन में हैं? CPAC इटसेल्फ एक बड़ा जो है प्रोजेक्ट है। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ लगी जी, और पाकिस्तान में 3 चीज़ें एक साथ हुई हैं। हाँ। टाइमिंग इतनी अच्छे थे कि उसके बड़े मुस्बत असरात आए। राइट, टाइमिंग बड़ा इम्पोर्टेंट बिल्कुल है। एक तो हमारे अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई, फिर 86-90% दहशत गर्दी पे काबू पा लिया गया। अब भी जो दहशत गर्द ये हमले कर रहे हैं कोटा वगैरह में, ये अफगानिस्तान से आके करके और जो बलूचिस्तान में हो रहा है, तो अमन मान की सूरत बेहतर हुई। फिर माशी कारकर्दगी भी बेहतर हुई है, हमारे रिजर्व्स बढ़े हैं, हमारे रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, हमारा स्टॉक एक्सचेंज 42,000 की हद क्रॉस कर गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हमारी रेटिंग इम्प्रूव की गई है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड मूडी ने, जो एक एजेंसियाँ हैं। तो और तीसरी चीज़ जो हुई है वो CPAC का मंसूबे हैं कि चाइना ने सबसे ज़्यादा दुनिया में सरमाकारी का जो मंसूबे पाकिस्तान में $46 अरब के, जिसमें $34 अरब के एनर्जी के मंसूबे हैं और $12 अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्वादर पोर्ट के मंसूबे हैं, उनको लॉन्च भी कर दिया है और उन मंसूबे तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में। ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है पाकिस्तान के जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, बिलखुसूस इंडिया को जी। और इंडिया अपने हवारियों के साथ मिलकर एक तो पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। अब ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये जो 7 हमारे फौजियों को शहीद किया गया, या इश्तियाल अंगेज फायरिंग की जा रही है, या इवन कि वहाँ से जो करीब रिहायशी इलाके वहाँ पर भी वो जिस तरह हमले कर रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं, इनका पूरा प्रोग्राम ये है कि किसी तरह से पाकिस्तान प्रोवोक हो और हमला करे, और उस हमले को फिर ये बोलें दुनिया में कि पाकिस्तान जो है एग्रेसर है, उसने हमला किया और उसको आइसोलेट करें और फिर CPAC का मंसूबा खतरे में पड़ जाए। अच्छा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, एक बात मुझे बताएं, अगर कोई आप पर बार बार आपको पोक कर रहा हो, आपको तंग कर रहा हो, तो डिफेंसिव होते हुए आगे से उसको शटअप कॉल देना या उसका जवाब देना, वो हमने वो, लेकिन वो डिफेंसिव था, उसमें कोई अगर बोलेगा गोलाबारी करके उनकी तमाम 3 से ज़्यादा जो है चौकियों को तबाह कर दिया। हमारे आज वज़ीर आज़म ने कहा कि हम उसका बदला लेंगे, शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा, और वज़ीर दाखिला का भी आज यही बयान है कि उन शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान इज़ कैपेबल टू रिप्लाई दैट, और लेकिन हमने अपने आप को बड़ी मैच्योर्ड कंपोज तरीके से लेके चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये मंसूबों को हम नहीं चाहते कि उनको इसकी हीट लगे, तपिश लगे, कोई वो ऐसा इशू बना दें जिनसे ये मंसूबे मुतासर हों। तो एक तो ये बड़ा ज़रूरी था जानना। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में हर दौर में अल्लाह ताला ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर फ़ैसले कर सकें, लेकिन कभी कभी अक्सर ही अफसोस होता है देख के कि हमारे सियासी मैच्योरिटी नहीं है। हमारे लीडर्स जो हैं वो नेशनल इश्यूज़ के ऊपर अपने सियासी इश्यूज़ हावी कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशें जो हैं वो हावी कर देते हैं, और ये एक अच्छे लीडर की निशान नहीं। अच्छे लीडर जो होते हैं, जो कायद आज़म अब्दुल्ला जिन्ना थे, मुसलमानों को सेपरेट मुल्क बना दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, शहीद बेनज़ीर भुट्टो थी, महातिर थे मलेशिया के, मलेशिया को कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया।
तो ये लीडर वो होते हैं कि जो कौमी इश्यूज़ को ऊपर रखते हैं। अब मैंने आज अखबार में पढ़ रहा था कि इमरान खान ने तुर्की सफ़ीर आया और उसने रिक्वेस्ट की कि हमारे सदर साहब आ रहे हैं अर्दोगान साहब, तो आप बाइकआउट ना करें। और मैं सोच रहा था कि ये अगर उससे ये कह के कि नहीं देखिए हमारा एतराज़ प्राइम मिनिस्टर से है, हम नहीं जाना चाह रहे थे, आप आए हैं, तुर्की सदर की रिस्पेक्ट में हम वन टाइम शिरकत करेंगे, टोकन पार्टिसिपेशन होगा वो, और हम अपनी तरफ वो अपना एहतजाज रखते हैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो उनका कद और बढ़ जाता। आज उन्होंने तुर्की सदर को कि उसमें पार्लियामेंट के सेशन के खिताब में मना कर दिया कि वो शिरकत नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ ये एक सही दानिशमंदाना फैसला नहीं। सही, ये मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब का अपनी तरफ से एक तज्जिया था उनकी, जो इस वक्त इमरान खान साहब ने बात की, और यकीनन चीज़ें डिफरेंट तरीके से अगर हों और मुल्की कश्मीर पे भी उन्होंने फैसला किया था कि वो नहीं गए थे, सामने रखते हुए किया जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि जब आप लीडर होते हैं तो फिर आप अपनी शख्सियत से निकल जाते हैं, चाहे कोई भी हो, फिर आप ये बहुत बड़े कैनवस पर सोचते हैं, क्योंकि जब आपकी एक आवाज़ पर लाखों लोग आपको लब्बैक कहने को तैयार हो जाते हैं तो ये एक रब की ब्लेसिंग है जो आप तक पहुंचाई जाती है। मैं अभी इख्तियार बेग साहब से यही कह रही थी कि अब सियासत जो है, अब अगर कोई शख्स जो है अब वो कोई नेगेटिव काम कर रहा होता है या किसी की बैक बाइटिंग कर रहा होता है तो उसको कहते हैं तुम सियासत ना करो। हमने सियासत के लफ्ज़ को इतना ख़राब या इतना बुरा बना दिया या समझने लग गए, हालांकि इट्सेल्फ सियासत एक इबादत है। तो ये मुआशरे में, सोसाइटी में हमारे ये चेंज क्यों आया कि सियासत जो है वो एक खौफनाक या करप्ट चीज़ या बुरी चीज़ क्यों है? हमारे कुछ सियासी जमातों ने अपना टेररिस्ट विंग बनाए और उन्होंने अपनी आज़ादारी और अपनी सियासत चमकाने के लिए दहशतगर्दी का सहारा लिया, रैमसन का, टारगेट किलिंग्स का, खौफ से सियासत की, जो बहुत अगली है सियासत की निचली से निचली सतह है। कुछ लोगों ने नेशनल इश्यूज को पचपुर्दा डाल के अपने सियासी अज़ाइम को हावी किया और वो एजेंडा लेके चले। वो भी सियासत, माफ़ कीजिएगा, एक कौमी धारे की सियासत नहीं है। सियासत जो होती है वो, जैसे आपने कहा, इबादत होती है जिसमें पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, बाकी सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। मैं ज़िंदगी में तस्वुर नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के ऊपर मैं कोई कंप्रोमाइज़ करूं। अल्लाह करे उस सेकंड से पहले मेरी लाइफ ज़िंदगी ख़त्म हो जाए कि वो मैं एक अगली या गलत फैसला ना कर सकूं। ये है सियासत की सही डेफिनेशन। और ये लीडर हमारे यहाँ गुजरे हैं जिन्होंने इस तरह की सियासत की है, तभी तो आज लोग उनके नाम पर जो है वो वोट देने को, उनके नाम पर खड़े होने को तैयार हैं। जब हम मुल्क की मौशत की बात करते हैं या ये कहते हैं कि इकॉनमी बेहतर हो, तमाम मामलात, मैं या मुझ जैसे और बहुत सारे लोग, ठीक है, उनके लिए बेहतरी या तब्दीली ये चीज़ है कि जब वो उनके जो डेली वेजेस हैं, ठीक है, या जो उनके डेली जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं उसमें वो जब तब्दीली महसूस करते हैं तब वो कहते हैं कि हाँ अब हुकूमत हमारे लिए कुछ करी है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बातें, क्योंकि मेरे देखने वाले इस वक्त जो घरों में बैठे हुए लोग हैं, वो एक औरत या एक मर्द जब ग्रॉसरी की शॉप पे जाता है तो उसको हर महीने उस लिस्ट पर कुछ हज़ार रुपए बढ़े हुए मिलते हैं। तो ये कहता है ये हुकूमत हमारे लिए क्या करी है, इतने बड़े बड़े मंसूबे, क्योंकि डायरेक्टली आपको उन मंसूबों से तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, लेकिन अगर आप देखें मुल्क की मफाद में वो बहुत बेहतर और मस्बत साबित होते हैं। तो एक शख्स जो आपने डेली वेजेस को देख रहा होता है या मामलात देख रहा होता है, जब उसकी ग्रॉसरी में फ़र्क आना लगेगा, जब उसको बाकी मामलात कम लगेंगे तो वो कहेगा अब हुकूमत ने काम किया। यही एक अलमिया है कि नई मुलाजमतों के मौके महदूद हो गए, नहीं पैदा हो रहे, नई सनतें नहीं लग रही हैं। हुकूमत की बस की बात नहीं है लोगों को मुलाजमतें देना। हुकूमती इदारे लॉसेस में चल रहे हैं, स्टील मिल, PIA, रेलवे, ये सब में 500 अरब रुपए साल, थोड़े दिन बाद ट्रेनों के हादसे 500 अरब रुपए सालाना इसमें झोंके जा रहे हैं। गुड मनी लोगों के टैक्सेस की फॉर बैड मनी डाली जा रही है। तो अभी जब CPEC के मंसूबे लगेंगे, नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, पूरे खित्ते की ट्रेड पाकिस्तान के रास्ते ग्वादर के ज़रिए जब होगी तो ट्रांसपोर्ट में भी बेहतरी आएगी, रेस्टोरेंट्स भी होंगे, लोगों को जॉब्स भी होगी, ग्वादर पोर्ट की फाली से
मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे जिसकी अशद ज़रूरत है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं उस फेज़ की तरफ जहाँ पे आपके यहाँ नई मुलाजमतों के मौके पैदा हों। जब नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे जब भी गुर्बत में कमी आ सकती है। मेरे आपके ज़ुबानी बयान के नारों से नहीं आएगी। और लोग बड़े बेरोज़गार हैं, जो लोग जो नौजवान नस्ल तालीमी इदारों से निकल रहे हैं वो बाहर मायूसी है, उनको जॉब्स नहीं है। फिर आप ये कैसे कहते हैं कि फिर मुश्किल है ना कि आप ये कहें कि क्राइम रेट जो है, आप स्ट्रीट क्राइम्स देखें, अब आपको सड़कों पर पहले तो आपको एक शख्स ज़ाहिरी तौर पर उसका हुलिया ही ऐसा होता था कि आपको लगता था ये मुझे लूटने आया है। अब तो बेहतर पढ़े लिखे लड़के जो हैं वो भी बाइक्स पर स्नैचिंग कर रहे होते हैं क्योंकि जॉब्स नहीं हैं, डिग्रीज लेके जाते हैं। उस दिन कोई मुझे बता रहा था MBA उस लड़के ने किया, उसको क्लर्क की नौकरी मिली। मैं ये नहीं कह रही क्लर्क की नौकरी बुरी है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब आप एक लेवल पर पहुँचते हैं तो आप कुछ ड्रीम सेट करते हैं, यू नीड अ स्टेटस। हमारे सोशल इश्यूज हैं और मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक होता हूँ कि ग्रास रूट पे हमारी तरक्की के जब तक समरात मुंतकिल नहीं होंगे, जिसमें एक आम आदमी की म्यार ज़िंदगी में बेहतरी, पीने का साफ पानी, तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतें, बस मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, उसको अश्योरेंस होगी, गारंटी होगी, उसके बच्चों को जॉब्स मिल सकेंगी जब वो पढ़ के निकलेंगे, पेट काट के उनको पढ़ाने के बाद जब उनका जो होन निहार तालीम की डिग्री लेके बाहर आएगा तो उसको जॉब मिल जाए। ये है पाकिस्तान का मुकद्दर, ये उस पाकिस्तान लेकिन हम ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट होता हुआ कब देखेंगे? नहीं, मैं आपको बतला रहा हूँ कि देखें हमारे यहाँ बहुत बेहतरी हुई है, हमारी माशी तरक्की भी हुई है। CPEC के मंसूबे हमारी गेम चेंजर हैं। हर मुल्क में एक टर्निंग पॉइंट आता है। True. और पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट ये CPEC है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के मंसूबे 46 अरब डॉलर के, और पाकिस्तान खत्ते में एक मजबूत माशत। मैंने अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उनके ख्यालात और अपने तजियात लिख के पेश करता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। ये इट इज़ द लिटिल यू कैन डू टू शेयर विद द यंगस्टर्स के साथ। पाकिस्तान वालों को आप दूसरा रुख भी दिखाएं, उसमें आप बाइस ना हो, जो हकीकत है वो पेश करते हैं। और यही मैं करता हूँ। मेरे कॉलम पीर के पीर जंग में आते हैं और वो लोग बहुत पसंद करते हैं, मेरी माशत पे होते हैं, इश्तियाक के करंट अफेयर्स पे होते हैं, उनका बुत को आता है। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है कि आपने जो कुछ देखा सीखा वो आपने अपने लोगों से शेयर करा, ताकि उसको अपना के अगर हम कुछ मजीद बेहतरी हासिल कर सकते हैं। तो आप ये तो कहें ना कि आपने कलम की ताकत को इस्तेमाल किया। आपने माशाल्लाह से आप सियासत में भी हैं, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपना सोशल सर्कल सब कुछ लेकर चल रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसी विश जो आप चाहते हैं, ये मेक अ विश वाली विश, तो वो मुझे याद है, वो भी एक ज़बरदस्त इदारा है जो काम करता है और उसमें भी आपकी जो है वो तमाम खदमात रहती हैं। आपसे अगर पूछा जाए आपकी विश क्या है तो वो क्या होगी? मेरी एक विश थी और वो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। अच्छा, माशाल्लाह। वो थी कि गुस्ल काबा की। जब हम खाना काबा अपने वालदा को मैं उम्रे पे लेके जाता था 14-15 साल से रमज़ान, और वो इंतज़ार शुरू करती थी, अभी आई तो फिर नेक्स्ट रमज़ान का इंतज़ार करती थी। तो वो बड़ी दुआएं और ये। तो एक दिन हम तवाफ़ कर रहे थे तो उन्होंने हमारा तवाफ़ रोक दिया, वहाँ के जो गार्ड्स वगैरह थे। तो हमने पूछा क्या है, तो उसने कहा कि बादशाह सलामत आ रहे हैं और दूसरे ममालिक के भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सफ़ीर हैं, आज गुस्ल काबा है, काबा का गुस्ल देना। तो मैंने ऐसी अम्मी से कहा कि अम्मी जान, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अंदर जाऊँ, काबे को अंदर से देखूँ, गुस्ल करूँ अंदर इन बादशाहों के साथ। तो हंसने लगी, बात ख़त्म हो गई। 3 साल के बाद मुझे कॉल आई सऊदी कौंसलेट से कि आप अपना और अपने भाई का, मैं यमन का कौंसल हूँ, मुस्लिम कंट्री, और इश्तियाक मोरक्को का कौंसल है, वो मुस्लिम कंट्री, पासपोर्ट जल्दी से भिजवाएं, आपको रॉयल गेस्ट हैं गुस्ल काबा के लिए आपको बुलाया गया है। सुभान अल्लाह। मैं तो भागा हुआ पासपोर्ट, मैंने कहा बाद में भिजवाऊंगा, मम्मी के पास भागा, पैर पकड़ लिया, मैंने कहा ये आपने दुआएं की। तो वो तहज्जुद पे उठती थी, तो जब से वही मेरे बेटी की ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरा। फिर मैं और इश्तियाक गए और गुस्ल काबा में शिरकत की, बादशाहों में अंदर जाके खाना काबा को देखा, तोहफे तहफ़ लेकर आए, और वहाँ अंदर जाके गिर के जब मैं दुआएं कर रहा था तो मैं जितनी प्लानिंग करके गया था, सोच के पहले ये करूँगा, फिर बिज़नेस का करूँगा, फिर बहन का करूँगा, फिर एक दुआ भी मुझे याद नहीं रही, वो ऑफ हो गया। वहाँ जो दिल की धड़कन इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि इसकी आवाज़ थी कि ये निकल के बाहर आ जाएगा अल्लाह के घर के अंदर। और वहाँ पे फिर मैंने जो दुआएं की वो दुआएं थी जो उस वक्त आई, और अल्लाह ताला ने
मुझे 10 मिनट के लिए टाइम था, पहले बैच में मैं था, 50-40 आदमी दुनिया भर के आए हुए थे। जब हम हजर अस्वद पे गए तो हमें तो धक्का मिलता है, वहाँ पे आप हाथ नहीं लगा सकते। इस बार मैं जब गया तो वो पीछे हाथ बांधे खड़ा है, आप सच डाल के जितनी दुआ कर ले वो नहीं हटा सकता था, क्योंकि आप रॉयल गेस्ट थे। फिर हमें वो लेके गए गेट पे ऊपर जाने के लिए, वो अलशाबी थे जिनके पास चाबी होती, उन्होंने बड़ी दुआएं अरबी में हमें दी, मैं अरबी बोल लेता हूँ, जवाब दिया। तो ये मेरी एक ख्वाहिश थी और मैं ये कह रहा था और अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। और वालदा ने जब वो हयात थी तहज्जुद पर उठ के बड़ी दुआएं की थी, तो अब तो वालदा हमारी दुआ करने वाले रहा नहीं। अल्लाह उनको मैं कब्रिस्तान दिल्ली जाता हूँ और जब भी कुछ मांगना होता है तो मैं कहता हूँ कि अम्मा आप जो है सिफारिश कर दे। राइट, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ दिल की भी बात हुई, कुछ अपनी बात हुई, कुछ मुल्क की बात हुई, और यकीनन जो बात दिल से हो वो असर रखती है। और अल्लाह करे कि हम इस मुल्क में बेहतरी और एक शानदार और बेहतरीन पाकिस्तान जो है वो आने वाले वक्तों में देख सके। तमाम दुआएं, तमाम मोहब्बतें इस मुल्क के लिए है और इसकी बेहतरी हम देखना चाहते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।